नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज ऐसा बना दिया है कि वो कत्ल कर दें, ऐसा बना दिया है कि वो नफरत से भरे हुए हैं, ऐसा बना दिया है कि सारी संस्थाओं सब पर कब्जा कर लिया है। वो साजिशें रची जाती हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जाती। बहुजन समाज पार्टी मायावती को माना जाता था कि वो दलितों की संरक्षक है, लेकिन असल में वो दलितों के हितों को बेच देती है, सौदा कर देती है और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका से एक बड़ी ईमानदारी की उम्मीद, शुचिता की उम्मीद की जाती थी। आज हालात यह है कि भारत का चीफ जस्टिस वो भी नरेंद्र मोदी के आगे शरणागत हो जाता है और नरेंद्र मोदी उसके व्यक्तिगत कार्यक्रम में उसके घर पहुंच जाते हैं और वो उन्हें बुलाता है। यह अपने आप में दर्शाता है कि अब न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ये अलग अलग स्वतंत्र नहीं है, बल्कि सब गुलामी में है और वह गुलामी आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की। जी हां, आज यही हो रहा है। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब अमेरिका के तमाम कार्यक्रमों में जो लोकतांत्रिक और तमाम तरह से गला घोटा जा रहा है, लोगों के हक मारे जा रहे हैं, इन सारी चीजों को लेके जब सच्चाई बताते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा चल जाता है। नरेंद्र मोदी के सबसे सिपह सालार जो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या शिवराज सिंह चौहान हो, गिरिराज सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, किसका भी नाम ले लीजिए, सब राहुल गांधी पे हमलावर हो जाते हैं। तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम सब राहुल गांधी के लिए न जाने क्या क्या बोलते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज टूट पड़ती है और इस तरह से करके दिखा देते हैं कि राहुल गांधी के एक शब्द कितना महत्व रखते हैं कि भाजपा आरएसएस सब हिल जाते हैं। बहरहाल वो हिलते हैं तो क्या करते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन का कार्यक्रम किया और वहां उनके पूर्व एमएलए ने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया वो शर्मनाक था। उसने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी। राहुल गांधी भाग आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी तो तेरे दादी का हाल है। पूर्व विधायक वो इस तरह की बातें करता है और उस पर न पुलिस कोई कार्रवाई करती है, न भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई सफाई देती है, न प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। हमें आता है कि कितनी सुचिता की राजनीति होती थी। आज सीताराम येचुरी जो सीपीआईएम के महासचिव थे, उनका निधन हो गया। ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने सुचिता की बात की, हर एक के साथ में प्रेम से एक सौहार्दपूर्ण, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके साथ रिश्ते रखे। राहुल गांधी के साथ उनके बड़े करीबी रिश्ते रहे। राहुल गांधी ने उसको लेके शेयर किया और प्रियंका गांधी ने उसको लेकर के बोला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें भी खुशियां मनाते हैं। आप सोचिए कि किस हद तक के व्यक्ति हैं कि हां, वामपंथी नेता इस दुनिया से चला गया, विदा हो गया, तो उस पर खुशी। यह अपने आप में इनकी निर्लज्जता को दर्शाता है, निकृष्टता को दर्शाता है। बहरहाल यह तो हुई एक बात। दूसरा, राहुल गांधी जब अमेरिका में बोलते हैं और दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और वंचित समाज के हक की बात करते हैं, वो 90% के हक की बात करते हैं। The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Caste census is one of three ideas. It's a simple exercise to say, okay, we've been, we got independence 1947. We've been going for a while now.
Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? Now, there are two other components. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. And we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure, I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. वो कहते हैं कि आरक्षण तभी खत्म करने पर विचार किया जा सकता है जब सभी को समानता मिल जाए, जो संविधान कहता है, जब सभी को आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से बराबरी का दर्जा मिल जाए। यही बात तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही। तो मायावती को भारतीय जनता पार्टी चार्ज करती है और वो बोलने लगती है राहुल गांधी और उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हक मार रही हैं, और जब हक मारती हैं तो रिजर्वेशन खत्म नहीं हो पाएगा। कि तभी खत्म हो पाएगा कि पर विचार किया जा सकता है जब बराबरी का दर्जा हो जाए। और उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते हैं कि उन्हें हक देने के लिए 50% की सीमा को खत्म करना चाहिए। I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. We want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Caste is a central issue in India. It's a fundamental issue in India. I don't think the idea of untouchability exists anywhere else. Untouchability is way beyond an economic idea. You simply cannot be touched. It's discrimination on many different axes. The Congress Party has always, right from even before independence, we've always fought for the idea that India should be a fair country. The idea that all India's citizens should be treated the same way. We feel very strongly that there is a very deep problem of participation. और हम करेंगे, उससे आगे ले जाएंगे। सोचिए, जो इतनी बड़ी बात कर रहा है, उनके हक की बात कर रहा है, उसी के खिलाफ वो हमलावर, तब वैसे ही हमलावर होती है जैसे बीजेपी आरएसएस होती है। क्यों? क्योंकि हक मारने का काम बीजेपी आरएसएस ने किया है, कांग्रेस ने तो हक दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भारत का बंटवारा हुआ, उसके बाद सदस्य नहीं रह गए थे किसी सदन के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सदस्य का इस्तीफा दिला के उन्हें संविधान सभा में लेकर के आए, सदस्य बनाया। और सदस्य ही नहीं बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। फिर जब अंतरिम सरकार बनी तो उन्हें कानून मंत्री बनाया। जैसे नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि उनके कपड़े पेरिस से धुल के आते थे, जब सच्चाई यह है कि इलाहाबाद में पेरिस की एक लॉन्ड्री शॉप थी। हम लोग बचपन से यही, और अभी भी बात कि कितने अमीर थे पेरिस से, वही उसी तरीके की भ्रांति यहाँ भी है कि डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने से कांग्रेस ने रोका, जबकि कांग्रेस ही लाई थी। उसकी चर्चा नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर का जब पहला भाषण होता है, जो चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान निर्मात्री समिति के जब चेयरमैन बने, तो उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मैं तो सदस्य ही
बनना बहुत बड़ी बात समझता था, यहाँ तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया। ये बात नहीं कही गई। फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनको कानून मंत्री बनाया। कुछ मुद्दे पर मतभेद हुआ। नेहरू जी और डॉक्टर अम्बेडकर में सहमति थी हिंदू कोड बिल पे, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी जिसके आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब ये सवाल करते हैं कि बाबा साहब को चुनाव में हराया, तो दुनिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई उम्मीदवार हारने के लिए नहीं लड़ता चुनाव। और यही सुश्री मायावती और बहुजन समाज पार्टी का एनर्जी है, टॉनिक है, जिसके ऊपर जिंदा है। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उनके खिलाफ कोई बड़ा प्रत्याशी न उतार के कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं के पिए रहे एक व्यक्ति को टिकट दे दी, जिससे कि भीमराव अंबेडकर जीत जाए, लेकिन वो उससे भी हार गए। अब हार गए तो उसमें कांग्रेस क्या कर सकती है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा भेजने में मदद की। तो इस तरीके से जब किया हो तो आप सोचिए कि क्या कहेंगे। यह अपने आप में इस बात का संदेश है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस झूठी साजिश रचते हैं और मायावती उसी का पार्ट बनती है। वो यही प्रचारित करती हैं। वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के हक मारती। जब वो मुख्यमंत्री थी उनके नोटिफिकेशंस है कि जब उनके हक छीने गए, लेकिन उनके हकों का संरक्षण करने का काम किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। छुआछूत निवारण अधिनियम वही लेके आए थे और राजीव गांधी ने उसे और कठोर बनाया और उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम बना और किस तरीके से संरक्षण दिया, यह अपने आप में। तो यह संदेश है, लेकिन असल में झूठ फैलाने वाले और इसी की राजनीति, इसकी राजनीतिक रोटियां खाने वाले ऐसे ही करते हैं। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, उसमें कैसे बीजेपी की बी टीम की तरीके से बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी जाकर के समझौता करते हैं। किससे समझौता करते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे करीबी सहयोगी रही 50-55 साल से, जिसके रिश्ते हैं बीजेपी से। जब जब बीजेपी सत्ता में आई या वो सत्ता में आए तो बीजेपी के ही जनसंघ के ही सहयोग से आए। पहली बार देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने तो जनसंघ की मदद से बने, उसके बाद दोबारा बने तब भी ऐसे ही बीजेपी की मदद से बने, तिवारा बने तब भी बीजेपी की मदद से बने, उनके बेटे और सब कोई बने, पोते बने तो सब बीजेपी की मदद से। तो आप समझ सकते हैं उनके साथ एक जाके इनेलो के साथ कर लेती है समझौता, एक कर लेती है जेजेपी के साथ, जो अभी हाल के दिनों तक ही थे। तो आप समझिए ये खेल होता है, इस तरह से करते हैं। बहरहाल ये सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं आज, और सबको पता है कि हक किसने मारे हैं। दलितों पे जब अत्याचार हुए तो किसने आवाज उठाई है? सिर्फ राहुल गांधी ने। याद करिए उत्तर प्रदेश में हाथरस में जब उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, दलित समुदाय की थी, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए थे। अभी हाल ही के दिनों में एक घटना हुई, उसमें दलित समुदाय के ही सबसे ज्यादा लोग मरे बाबा के प्रवचन के दौरान, उसमें भी राहुल गांधी ही वहां गए। और इसके पहले आप देखिए जब लखीमपुर में हुआ दलित बच्ची के साथ, तब प्रियंका गांधी गई। इलाहाबाद में हुआ तब प्रियंका गांधी गई। तो 50 उदाहरण मौजूद हैं ऐसे, वो हर बात पे बोलते हैं। आज ये हालात हो गए। दूसरी तरफ आप देखिए आज बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं। पहले सामान्य लड़कियों की बात होती थी, अब तो सेना में शीर्ष पदों पे जाने के लिए ऑफिसर्स ग्रेड पे ट्रेनिंग कर रही मध्य प्रदेश में महू में, वहां पर सैन्य अफसर के साथ में गैंग रेप किया जाता है। उनके साथी जितने सेना के अफसर थे उन्हें बंधक बना लिया जाता है। एक को छोड़ा जाता है कि जाओ 10 लाख रुपए लेके आओ, तब तक एक लड़की के साथ गैंग रेप हो जाता है।
और इतनी बड़ी बड़ी बीभत्स घटनाएं हो रही, ये एक घटना है, ऐसी तमाम घटनाएं हो रही, लेकिन इन पर कहीं नहीं आवाज उठेगी। इन पर मायावती नहीं बोलेंगी कि मैं महिला हूं, इन पे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बोलेगा, लेकिन कलकत्ता में जाके बोलेगा। कलकत्ता की एक घटना है, उससे बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश में हो रही हैं और उन पर मौन साधे हुए, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक कारणों से बोली। उधर न्यायपालिका जिससे एक उम्मीद की जाती थी, वो गुलामी के दौर में जा रहा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं भारत के अंदर जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो या दूसरी संस्थाएं हो, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। गुलाम की तरह से काम कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से लोग बड़ी उम्मीद करते थे, लेकिन उन्होंने कल अपना चेहरा बेनकाब कर दिया और उनके घर के अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंच गए और गणेश पूजा में आरती में शामिल। वो घर की पूजा थी, कोई ये नहीं थी कि सार्वजनिक। इसके पहले भी प्रधानमंत्रियों के कार्यक्रमों में गए हैं कुछ चीफ जस्टिस। आप याद करिए 2009 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रोजा अफ्तार का सरकारी कार्यक्रम था, सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसमें आए थे। सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन निजी कार्यक्रम में या घर के कार्यक्रम में आप जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी बहुत घनिष्ठता है। और वो देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? कि अब तक देश के अंदर जितने बड़े सवाल खड़े हुए हैं संसद के अंदर, उन पर सब पर चुप्पी साध गया है। सिर्फ बोला है, जजमेंट कोई नहीं दिया है। उदाहरण ले लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला हुआ, घोटाले पर जांच कराने का आदेश नहीं दिया चीफ जस्टिस ने, और राफेल पर आदेश नहीं दिया गया जो रिवीजन पिटीशन फाइल की गई थी, नहीं दिया। इसके अलावा आप देखिए जितने और हुए हैं, जो घोटाले होते हैं, चुनाव आयोग का मसला आता है, दूसरे और मसले आते हैं, किसी पर जजमेंट नहीं देता है कि वो एडवर्स जाए कहीं मोदी, हर एक में चुप्पी साध जाता है। ईडी का मनमानी चल रही है, उस पर आदेश नहीं देता है। सबके सामने प्रूव हो गया कि कैसे झारखंड के मुख्यमंत्री को अवैध तौर पे पकड़ा गया था, कोई आदेश नहीं, कोई स्ट्रक्चर। यह दर्शाता है कि आज न्यायपालिका के गुलामी का दौर है। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गणपति प्रदर्शन करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। कल वही दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी लड़ाई चल रही है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, उन एमएलएज की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की और जो आर्टिकल 10 के अंतर्गत डायरेक्टली अप फॉर डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं, 2 साल उस लड़ाई को हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय लिया था, उसकी जिम्मेदारी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली को दी थी, पर वो स्पीकर ने भी जो काम किया, उन्होंने अपने पार्टी पक्ष का पहले काम किया रादर देन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ बीइंग अ स्पीकर, और किसी का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, जिसको हमने फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। कल उसकी सुनवाई थी, पर उसको एडजर्न कर दिया गया। सवाल मन में यही उठा कि आज हमारे देश के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इलेक्शन कमीशन जो हमने चैलेंज किया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, पॉलिटिकल अरेस्ट हो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो, सेबी की इश्यूज हो, जो हमारे पेगासस का इशू है, उस सब की सुनवाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। खास करके जब इंस्टीट्यूशन सब तरीके से कोलैप्स कर रहे हैं, तो हम उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है विल बी द बीकन ऑफ होप टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड डेमोक्रेसी। उसको श्रद्धांजलि देने का वक्त आ गया है। तो यह दशा भारत में कर दी गई। चुनाव आयोग हो या न्यायपालिका हो, ये सब ये हो गए, इसीलिए लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और लड़ाई आसान नहीं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं पूरी ताकत से वोट देना। पूरी ताकत से वोट दिया होता तो शायद यह दिन न देखने पड़ते। और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही कि कांग्रेस के पास 20 सीटें और आ गई होती तो नरेंद्र मोदी और उनका पूरा गैंग जेल में होता, जिस तरह उन्होंने घोटाले किए, चाहे कारपोरेट को लाभ देने के हो, चाहे सेबी के जरिए हो, चाहे दूसरे और तरह से हो, सरकार के एसेट्स बेचने का उदाहरण देख लीजिए। जब राजस्थान में 1 साल के भीतर 21 ठेके सीमेंट को लेकर के जो है दिए गए और 21 में से 20 अदानी को दे दिए गए।
अब आप समझिए कहां फेयर है। इसी तरीके से हर चीज में अदानी को कर्ज भी मिलेगा, कंपनियों से कर्ज भी मिलेगा, भारत की बैंकों से, और दूसरी चीजों सब काम के आप फ्री में काम करिए, सस्ते सस्ते में कंपनियां आपको दे दी जाएंगी। 100 रुपए की कंपनी आपको 15 रुपए में दे दी जाएगी, और कर्ज बैंकों का डूब जाएगा जो आपकी जेब का है। तो यह आप समझिए, यह देश बनाया है, बर्बादी में ढकेला है। ऐसे में लड़ाई आसान नहीं, और वह लड़ाई एक न्याय योद्धा की तरह राहुल गांधी लड़ रहे हैं, सच के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए यह मुश्किल दौर है। जय